जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि भारत शायद रशिया से अब परमाणु पनडुब्बियां पट्टे पर नहीं लेगा और ये जो योजना है पट्टे पर लेने की उसे रद्द किया जा सकता है। बाकायदा 2019 में मैं आपको बता दूं कि भारत ने रशिया के साथ 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक महत्वपूर्ण समझौता साइन किया था। इस समझौते में इंडियन नेवी के लिए एक और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जिसे कि चक्र 3 कहा जाता है, उसे पट्टे पर लिया जाना शामिल था। और इस डील की जो शर्त थी उसमें 2025 तक डिलीवरी निर्धारित की गई थी, जिससे कि भारत की ऑब्वियस सी बात है पानी के नीचे की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती और साथ ही भारत की जो डिटरेंट क्षमता है उसको बढ़ावा मिलता। हालांकि दोस्तों, ये जो डिफेंस जर्नलिस्ट है उन्होंने इस बारे में संकेत भी दे दिया है कि शायद इस सौदे को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये कारण नहीं बताया कि इस सौदे को रद्द क्यों किया गया है। कारण दोस्तों ये भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन की जो जंग चल रही है उससे भी इसमें फर्क पड़ा है। दरअसल ये जो अकुला क्लास की पनडुब्बियां हैं वो अपनी उन्नत क्षमताओं के लिए जानी जाती हैं और इनके शामिल हो जाने से इंडियन नेवी की क्षमता में एक और इजाफा होना था। हालांकि अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों इस परमाणु पनडुब्बी की जो योजना है वो रद्द की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब अपने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टरों के जो अपने बचे हुए स्क्वाड्रन्स हैं उनकी ऑपरेशनल लाइफ को अब 2030 तक बढ़ाने के लिए तैयार है। और ये निर्णय तब आया है जब इंडियन एयरफोर्स अपने अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट को एक और आधुनिक प्लेटफॉर्म की ओर स्थानांतरित कर रही है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स सोवियत युग के डिजाइन वाले Mi-25/35 हेलीकॉप्टरों के 2 स्क्वाड्रन्स को ऑपरेट करती थी, लेकिन भारतीय वायुसेना में और एडवांस हेलीकॉप्टर्स जैसे कि अपाचे शामिल हो जाने के बाद 2019-20 में एक स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना ने चरणबद्ध तरीके से हटा दिया। Mi-35 को 2030 तक बनाए रखने का निर्णय अंतिम अवधि के दौरान इंडियन एयरफोर्स की अटैक हेलीकॉप्टर क्षमता के एक निश्चित स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है, यानी कि हेलीकॉप्टरों की फ्लीट हमारी एकदम से कम ना हो, इसीलिए इन Mi-35 को 2030 तक ऑपरेट किया जाएगा। हालांकि इस अंतर को HAL के द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के द्वारा धीरे धीरे भरा जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को कुल 66 प्रचंड हेलीकॉप्टरों की जरूरत है जिन्हें वो खरीदेगी, जिसमें से कि 10 भारतीय वायुसेना को पहले ही मिल चुके हैं। और एक बार प्रचंड पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो पर्याप्त संख्या में इन्हें तैनात किया जाएगा और उसके बाद Mi-35 बेड़े को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। दरअसल अभी इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है वो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। अपाचे का शामिल होना, LCH प्रचंड की तैनात की इंडियन एयरफोर्स की आक्रामक हेलीकॉप्टर क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एयर ड्रॉप ऑफ मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक वैलिडेशन किया है, जिसे कि C-17 एयरक्राफ्ट से किया गया और ये जो परीक्षण था उसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। बता दें कि एयर ड्रॉप को स्वदेशी रूप से विकसित 32 फीट टाइप V प्लेटफॉर्म से किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के CDS जनरल अनिल चौहान ने पेरिस में फ्रेंच नेवल ग्रुप के हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस दौरान CDS अनिल जी का स्वागत किया गया और एक स्कॉर्पिन मॉड्यूल भी प्रस्तुत किया गया। आपको बता दें कि 3 और स्कॉर्पिन यानी कि कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उनकी बातचीत अब शुरुआती चरण में है, जिनमें से 5 भारतीय नौसेना की सेवा में ऑलरेडी हैं और 6ठी को जल्द ही कमीशन किया जाएगा और ये डील करीबन 3 से 3.5 बिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का एक हेरोन ड्रोन क्रैश हो गया। ये अपनी रूटीन सॉर्टी पर था और ये राजस्थान में क्रैश हुआ है। हालांकि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस एक्सीडेंट के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है ताकि इसके दुर्घटना के कारणों का पता चल सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल और लैंड बेस्ड ICTM का जो सफलतापूर्वक वैलिडेशन टेस्ट किया गया था, इसके बाद अब कुछ खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि DRDO का ध्यान अब एक एयर लॉन्च वाली वेरिएंट पर है और ये जो एयर लॉन्च वाली ITCM होगी उसे सुखोई 30 MKI के लिए तैयार किया जाएगा। बता दें कि एयर लॉन्च ITCM की जो रेंज है वो 1300 किलोमीटर तक होगी और ये दुश्मनों के जो ग्राउंड बेस्ड टारगेट हैं उन पर 1000 किलोमीटर की दूरी से स्ट्राइक कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज अब अल्फा S एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट स्वार्म ड्रोन का टेस्ट करने को तैयार है सुखोई 30 फाइटर जेट से।
आपको बता दें कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट अपने साथ 5 पॉड कैरी कर सकता है और हर पॉड में 4 अल्फा एस ड्रोन्स वो ले जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो ग्लाइडर्स हैं वो इन अल्फा एस ड्रोन्स को 70 किलोमीटर की ग्लाइडिंग रेंज भी देंगे, वो भी लॉन्च होने से पहले। और फिर ये जो अल्फा एस है वो अपनी 150 किलोमीटर की जो अतिरिक्त जो डिस्टेंस है टारगेट के खिलाफ वो कर सकते हैं। और एक बार ये सब सफलतापूर्वक हो जाता है तो बाद में इन्हें अटैक हेलीकॉप्टर और मेल यूएवी में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो हाल ही में एक टेस्ट फायरिंग की है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के नए वेरिएंट का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक ना तो डीआरडीओ और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बताया कि ये कौन सी मिसाइल थी जिसका टेस्ट किया गया था। लेकिन जो एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक नई लैंड बेस्ड वेरिएंट हो सकती है 750 किलोमीटर रेंज वाली K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि कम पेलोड के साथ 1800 किलोमीटर दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों भारत ने अंडमान निकोबार आइलैंड से रॉक यानी कि क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और भारत अब इसकी 100 यूनिटें शामिल करने की योजना बना रहा है, जिन्हें कि दोस्तों स्वदेशी रूप से भारत में बनाया जाएगा, वो भी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और कल्याणी ग्रुप इनका लोकल प्रोडक्शन करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में आप सब जानते हैं कि ग्रीक सेना के प्रमुख भारत आए थे और इस दौरान काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि भारत और ग्रीस के बीच ब्रह्मोस डील हो सकती है। लेकिन दोस्तों अब ये बात सामने आई है कि ब्रह्मोस ग्रीस ले ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। भले दोनों देशों की मीडिया ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री को लेकर कई तरीके के अंदाजे लगा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन कारण है वो है ग्रीस का नाटो सदस्य होना और नाटो प्रणालियों के साथ ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन वाकई में कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे खड़े कर सकता है। दरअसल ऐसा इसीलिए भी होता है क्योंकि ऐसे हथियार सौदों में जो सदस्य देश हैं उनकी हिस्सेदारी होती है और ऐसे में नाटो के बाहर से अगर हथियार कोई खरीदा जाता है तो वाकई में चिंताएं बढ़ती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों यूक्रेन के लिए ग्रीस लगातार रशिया के खिलाफ भी बोलता है और कहा जाता है कि ग्रीस ने भी कुछ हथियार यूक्रेन को दिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर है कि ब्रह्मोस की बिक्री शायद ग्रीस के साथ नहीं हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो और रक्षा सहयोग है वो हमारे ग्रीस के साथ हो सकते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई तुर्की भी तो नाटो सदस्य है, उसने तो S-400 ले लिया है, ऐसे में क्या उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है? भले ही अमेरिका ने उसे अपने F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया, लेकिन नाटो का तो वो सदस्य है ही, रशियन हथियार उसके पास है। इस बारे में आपकी भी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान भारत से कई चीज़ों में धीरे धीरे आगे निकल रहा है और आप सब जानते हैं कि आवाक्स उसके पास हमसे ज़्यादा हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैन पैड्स होते हैं यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स वो भी पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा हैं। दरअसल पाकिस्तान मैन पैड्स का स्वदेशी रूप से उत्पादन भी कर रहा है और पाकिस्तान 1984 से ही स्वीडिश RBS 70 का उत्पादन कर रहा है। हालांकि 2019 में इसका उत्पादन बंद हो गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2180 यूनिटों को असेंबल भी कर लिया था। इसके अलावा पाकिस्तान अपने खुद के मैन पैड्स का वेरिएंट बनाता है जिनका नाम अंजा MK1 और MK2 है और इनका भी वो करीबन 1100 से 2650 यूनिट तक उत्पादन कर चुका है। इसके अलावा चाइनीज FN-6 मिसाइलों को घरेलू रूप से असेंबल करता है लाइसेंस के तहत पाकिस्तान। अगर इन आंकड़ों को अगर मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भारत के मौजूदा स्टॉक की तुलना में 7927 मैन पैड्स मिसाइलें हैं। भारत की वर्तमान की अगर बात की जाए तो भारत रशिया पर इनके लिए निर्भर है। भारत के पास 2250 इग्ला वेरिएंट के साथ लगभग 2500 इग्ला 1 मिसाइलें हैं और भारत ने हाल ही में 566 इग्ला एस मिसाइलें भी हासिल की है, जो कि इग्ला का एक एडवांस संस्करण है। लेकिन फिर भी भारत के पास संख्या कम है और ऐसे में दोस्तों भारत भी इस बात को जानता है और घरेलू स्तर पर इन्हें विकसित करके इस अंतर को पाटना चाहता है। वर्तमान में DRDO के द्वारा बनाए जा रहे नए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ऑर्डर दिए जाने की योजना बनाई जा रही है, जबकि पाकिस्तान के पास भले ही हमसे न्यूमेरिक एडवांटेज है यानी कि संख्यात्मक लाभ है, लेकिन भारत की इग्ला एस मिसाइलें आधुनिक हवाई खतरों से निपटने के लिए एक बेहतर तकनीक प्रदान करती है। इसके अलावा घरेलू रूप से विकसित की जा रही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो उत्पादन है वो भी मैन पैड्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा बदलाव का संकेत देता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान की सेना अपना मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर चुकी है और पाकिस्तान अपना ध्यान एडवांस ड्रोन्स पर लगा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान को 10 CH-4 जो आर्म ड्रोन्स हैं वो उसने खरीदे हैं और अब दूसरे बैच की खरीदने की वो योजना बना रहा है।
यानी कि पाकिस्तान अपनी ड्रोन फ्लीट को मजबूत कर रहा है ताकि वो भारत के साथ मुकाबला कर सके। हालांकि इसकी कुल लागत 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। जो दूसरा बैच पाकिस्तान को मिलेगा उसमें करीबन 10 और CH-4 ड्रोन शामिल होंगे और ये जो ड्रोन है वो काफ़ी शक्तिशाली इंजन जो कि 150 HP के साथ टर्बोचार्ज 4 स्टॉक लार्क HFE से लैस हो सकता है। यानी दोस्तों पाकिस्तान के पास पहले से ही तुर्की से खरीदे गए बैराकटर TB2 और अकेंसी ड्रोन भी हैं। इसके अलावा उसने चीन से विंगलुंग 2 को भी शामिल किया है और घरेलू स्तर पर वो अपना शापार 2 ड्रोन भी विकसित कर रहा है। CH-4 ड्रोन का अधिग्रहण पाकिस्तान के हवाई शस्त्रागार में एक और परत जोड़ता है और इस तरीके की जो ड्रोन डील हो रही है वो भारत के लिए एक बड़ी टेंशन की बात भी है क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र के रूप में उभर रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश कर चुका है चाइना और अब चाइना की सेना बांग्लादेश में तैनात होने जा रही है। हाल ही में चाइना के रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की सेना के साथ एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वो लोग करने जा रहे हैं जिसके लिए पीपल लिबरेशन आर्मी की एक टुकड़ी बांग्लादेश में तैनात की जाएगी और इस एक्सरसाइज का मकसद बांग्लादेश और चाइना की सेनाओं के बीच मजबूती को बढ़ाना है और साथ ही ये पहली ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है। इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे पड़ोसी देशों पर जो कंट्रोल है वो बिल्कुल कम हो रहा है। आपने देखा होगा कि श्रीलंका, मालदीव, इसके अलावा बांग्लादेश, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। और अब बांग्लादेश में ये एक बहाना है दोस्तों, ये शुरुआत है चाइना की कि वो अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट वहाँ पर भले ही एक्सरसाइज के रूप में कर रहा है बांग्लादेशी सेना के साथ, लेकिन वो वहाँ पर एक बड़ा गेम खेलने का प्लान बना रहा है। बात इतनी नहीं है, खुद जो शेख हसीना है वो चाइना के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को बढ़ा रही है। दरअसल चाइना बांग्लादेश में एक पनडुब्बी बेस तैयार करना चाहता है। आपको मैं बता दूं कि चाइना पहले ही बांग्लादेश को काफ़ी कम कीमतों पर अपनी 2 पुरानी पनडुब्बियां दे चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश के पेकुआ में पनडुब्बी बेस बनाने को लेकर वो बांग्लादेश को राजी कर चुका है। दरअसल ये जो पेकुआ पनडुब्बी बेस है वो 1.21 अरब डॉलर की लागत से बना था जिसे चाइना ने पूरा सपोर्ट दिया था और बात साफ हो जाती है कि आने वाले सालों में आप देखना कि इसका रखरखाव चाइना ही करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ने इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड का दौरा किया। इस दौरान उन्हें AK-203 राइफल को भी दिखाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों टर्की अब पाकिस्तान को हुआ SOG स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट देने पर बातचीत कर रहा है। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।